Very good morning, dear student. Welcome to your Manoj Chauhan physics classes. Today we are just going to explain the Newton's law of motion. Basically Newton first law and second law of motion को ही हम explain करेंगे. थर्ड लॉ नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा. तो बेसिकली फर्स्ट लॉ आपका मोशन का क्या है, देखिए लिखते हैं इसमें हमने जो लिखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in state of uniform motion along straight line unless some external unbalanced force is applied on the body to change that state. समझिए हिंदी में क्या है, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी आपकी कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पे है या फिर कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, अगर वो रेस्ट पे है तो बेटा वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई फोर्स न अप्लाई कर दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका अप्लाई ना कर दिया जाए. उसी प्रकार से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो बेटा वो मोशन में ही रहेगी. अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तब ही वो या तो स्टॉप करेगी या इससे ज़्यादा तेज हो जाएगी, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. माई मीन टू से कि बॉडी के अंदर चेंज केवल तब और तब आएगा जब हम उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाएंगे. क्लियर? ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. उसी प्रकार से लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने पढ़ा था कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बेटा वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी. जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एक बुक टेबल पे पड़ी है, आप एक रूम में एक टेबल के ऊपर बुक रख देते हैं और 2 दिन बाद आते हैं तब भी वहीं रहेगी, 4 दिन बाद आते हैं तब भी वहीं रहेगी. कब तक? जब तक कि आप उसको हिला ना दें या अपने बैग में ना डाल दें. ठीक है, जब तक मतलब कोई फोर्स ना लगे. यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है. यानी दोनों की स्टेटमेंट बेटा क्या है, सेम है. राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है लॉ ऑफ इनर्शिया को भी. क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉडी बनाई, हमने ये बॉडी दिखाई, बॉडी में 3 एरो बनाए, रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन में और स्ट्रेट पाथ. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो बेटा वो रेस्ट पे ही रहेगी. कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए, अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेगी, इट रिमेन एट रेस्ट. सिमिलरली अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली रिकैपिचुलेट करवाना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए आपकी बॉडी चल रही है 2 की स्पीड से. टाइम था आपका मान लीजिए 9 o'clock हुआ था, फिर 9:05 पे यानी 9:05 ले लिया आपने. ठीक है, 9 और 5 मिनट्स ले लिया, तब भी कितनी है, सेम स्पीड है. उसके बाद 5 मिनट के अंतराल पे देखा तब भी सेम स्पीड है. तो ऐसी बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी. मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और आपने पीछे से हिट कर दिया तो उसकी स्पीड क्या चेंज नहीं होगी बेटा, डेफिनेटली चेंज होगी. अगर पीछे से धक्का देते हो तो बढ़ जाएगी और उसके फ्रंट से यानी हेड ऑन को लेन करते हो तो उसकी स्पीड हो सकता है वो कम हो जाए. दोनों ही केसेस के अंदर उसकी स्पीड चेंज होगी. माई मीन टू से ये स्पीड तभी चेंज होगी जब हम कोई भारी फोर्स लगाएंगे. अगर हमने कोई भारी फोर्स नहीं लगाया तो स्पीड चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. क्लियर? थर्ड एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया, थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी नॉट एग्जांपल, स्ट्रेट पाथ. अगर कोई चीज सीधी चल रही है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमने किसी फुटबॉल को किक किया तो वो सीधी चलती जाएगी. कब तक? जब तक कि कोई भारी फोर्स ना लगा दिया जाए. लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा, सर बॉल तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो वो तो स्ट्रेट पाथ नहीं है या रुक जाती है. तो बेटा वहां फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको दिखता नहीं है वो एक्सटर्नल फोर्स का रोल प्ले करता है. तो बॉडी हमारी क्या होगी, हमारी बॉडी स्ट्रेट मोशन में ही रहेगी जब तक कोई भारी फोर्स ना लगा दिया जाए. ठीक है, अब हमारा आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आप स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा. हमने लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. राइट? दोबारा रिपीट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. क्लियर? नोट डाउन करो बेटा इस चीज को. अब आप देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने पहले तो फार्मूला लिख दिया कि फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन. अब मैंने कार का एग्जांपल लिया, जैसी कैसी मुझसे बनी है मैंने बनाई. ठीक है, बिकॉज आई एम फिजिक्स टीचर, आई एम नॉट अ आर्टिस्ट बेसिकली. तो मैंने एक कार डिजाइन की यहाँ पर. उस कार के पीछे देखिए मैंने एक बच्चे को कहा कि आप धक्का दीजिए. स्मॉल टाइम के लिए उसने धक्का दिया बट कार नहीं हिलती. मान लीजिए कार की बैटरी खराब हो गई है
और आपको पता है कि बैटरी जब खराब होती है हम पीछे से धक्का देते हैं तो कुछ देर तक धक्का देने से बैटरी स्टार्ट हो जाती है, बैटरी सॉरी कार स्टार्ट हो जाती है, नॉट बैटरी। तो यहाँ पर जब मैंने फोर्स को बढ़ाया, यानी 2 लड़के मैंने पीछे लगाए और लास्ट टाइम के लिए उसको धक्का दिया, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी कार, क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्ट हो जाएगी। तो समझिए क्या हुआ। देखिए पहले वाले केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था तो धक्का नहीं लग रहा था, दूसरे वाले केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा और लास्ट टाइम के लिए हमने धक्का दिया तो बस कार स्टार्ट हो जाती है, बस ये कार जो भी है वो स्टार्ट हो जाती है। आई मीन टू से व्हाट इज गोइंग ऑन बेसिकली फोर्स, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है बेटा, इस फोर्स की वजह से कार की स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। पहले वो रेस्ट पे थी, उसके बाद वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके साथ मास मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट हो रहा है, यानी मोमेंटम हो रहा है। साथ में ज्यादा टाइम लगा तो फोर्स का इंपैक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आइए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास कितना है बेटा, m है, यानी ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास कितना ले लिया बेटा, m ले लिया। क्लियर, इसका मास कितना ले लिया बेटा, m ले लिया। अब हम इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया जब, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। मैंने u इज इक्वल टू 0 लिखा। अगर हम 0 लिख देते हैं बेटा इसका कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि एक नंबर काउंट होता है। अगर हमने इसके पीछे लिख दिया मीटर डिवाइड बाय सेकंड तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। सिमिलरली मैंने t इज इक्वल टू 0 लिखा, तो वैसे देखा जाए तो ये गलत है बेटा, इसके साथ हमने क्या लिखना चाहिए, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, 0 सेकंड, एग्जैक्ट वे से अगर हम बात करें। लेकिन मैं समझाने की पर्पज से आपका यहाँ पर क्या लिखा, u इज इक्वल टू 0 लिखा, रेस्ट पे बॉडी है। अब हमने फोर्स लगाया, जब आप फोर्स लगाओगे और वो फोर्स कुछ टाइम के लिए लगाओगे, समझ रहे हो, कुछ टाइम के लिए, तो वेलोसिटी जो है वो तो पहले कितनी है, 0 फोर्स लगाए तो देखो बॉल आपकी स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, रोल करना स्टार्ट कर देगी फ्लोर पे, तो उसकी वेलोसिटी u तो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। मान लीजिए वो हो सकती है 2 हो जाए, 50 हो जाए, 30 हो जाए, कुछ भी हो सकती है। उस कुछ भी को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर v मान लिया, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, p इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv होता है। p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो ये जो हमारा आया, ये जो मोमेंटम बेटा हमारा आया, ये क्या है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, और ये जो हमने लास्ट में लिखा है ये फाइनल मोमेंटम है, राइट। पी मैंने लिख लिया इनिशियल, पी एफ लिख लिया फाइनल। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी माइनस एम यू, यहां से एम कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू बचेगा, राइट। हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट जहां पर आएगा तो उसका मतलब उस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। कितना टाइम, शुरू का टाइम कितना था, बाद का टाइम कितना था, उन दोनों को आप माइनस कर दोगे। शुरू का टाइम यहां पर 0 था बेटा, लास्ट का टाइम यहां पर t था, तो t माइनस 0, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें समझ में आ गया, mv माइनस mu डिवाइड बाय t माइनस 0, दैट इज t बेसिकली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो स्टेटमेंट थी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी हमने पढ़ा था बेटा, क्लियर ये चीज। तो अब इसको हमने पढ़ा था, तो देखिए अब हमने क्या किया, यहां पर हमने लिखा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u डिवाइड बाय t। अब v माइनस u डिवाइड बाय t एज फ्रॉम योर चैप्टर मोशन, v माइनस u डिवाइड बाय t एक्सेलरेशन के बराबर होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो चेंज जो आती है बेटा वो फोर्स के कारण ही आती है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही आती है, तभी एक्सेलरेशन बनती है। तो यहां से हमारा कितना आ गया, f प्रोपोर्शनल टू kma। k क्या है बेटा, यहाँ पर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जब दो चीजों को बराबर किया जाता है बेटा, जैसे तराजू आपका खराब होता है, खराब मतलब टूट गया तराजू, तो एक साइड में हम चुम्बक चिपका देते हैं, कोई पत्थर बांध देते हैं, कोई तार बांध देते हैं, तो बराबर हो जाता है। तो वही चीज है यहाँ पर कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती, उसको साइंटिस्ट बराबर करते हैं बाय पुटिंग सम सुटेबल कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट हमारा एसआई सिस्टम यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में हमने क्या पाया, के की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एम ए आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, आपकी एनसीईआरटी में भी पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, एफ इज इक्वल टू कितना बेटा, एफ इज इक्वल टू कितना है, एम ए है। अगर m की वैल्यू 1 किलोग्राम ले लें और a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, तो f कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा। मतलब कि 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ध्यान से सुनिए कि 1 न्यूटन क्या है, वो एक ऐसी फोर्स है, अगर उसको किसी बॉडी पे अप्लाइड किया जाए तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किस बॉडी में जिसका मास कितना हो, 1 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है, 1 न्यूटन को डिफाइन करना है। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बता दी और आपको इजी वे में समझ में भी आना चाहिए।
ठीक है, डिफाइन करने के लिए हमेशा हर चीजें वन लेनी होती हैं। ये 100% तो नहीं कहूंगा ट्रू है, लेकिन 99% केसेस के अंदर जब भी हमें किसी चीज को डिफाइन करना होता है तो हम सभी चीजों को वन ले लेते हैं। पर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल भी है जहां पर हमें कुछ माइंड लगाना पड़ता है, कुछ चीजें वन से हट के ले ली जाती हैं डिफाइन करने के लिए, लेकिन 99% केसेस ऐसे हैं जिसमें वन से हमारी डिफाइन हो जाती हैं। अब चलते हैं रिमेंबर्स की तरफ। कुछ पॉइंट्स है बेटा जो न्यूमेरिकल में पूछ लिए जाते हैं, हो सकता है आपके कंसेप्चुअल में पूछ लें, तो आपको उसको समझना है। देखिए F इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है। अब हमने कहा कि नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव यूनिफॉर्मली अ बॉडी, ठीक है, कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली है तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने कहा चलो मान लीजिए F इज इक्वल टू 0 ले लिया तो एम ए इज इक्वल टू 0 हो गया। तो m तो आपका किसी भी बॉडी का 0 नहीं होता, राइट। m किसी भी बॉडी का 0 नहीं होता, क्योंकि m का मतलब कि आपका m किससे बना है, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या जो है उससे बना है, समझ रहे हो। तो हमारा m 0 नहीं हो सकता, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन दी बॉडी दैट इज मास। तो a 0 हो सकता है। अब a किसके बराबर होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a है। a का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है। इसका मतलब चेंज आ ही नहीं रहा, मींस नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, कि वेलोसिटी अगर 3 है तो बाद में भी कितनी 3, उसके बाद में भी 3, 1 घंटे बाद भी 3, 2 घंटे बाद भी 3, 4 घंटे बाद भी 3। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो कैसा मोशन होगा बेटा, यूनिफॉर्म। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स कितना है बेटा, 0। इसका मतलब हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। एक्सेलरेशन का बात है, एक्सेलरेशन तभी आता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब आप कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई करो, राइट। और बेटा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका लिंक भेजूंगा नोट्स का। अगर आप कोई पीडीएफ फॉर्म में इसको कैप्चर करना चाहते हो तो डेफिनेटली उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको लगता है कोई कुछ इसमें इनहेंस करना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, राइट बेटा। तो देखिए इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद बेटा आता है कि एप्लीकेशन पार्ट। कई बार एप्लीकेशन पार्ट भी आपका कंसेप्चुअल में पूछा जाता है। मैंने 2 या 3 एग्जांपल लिए हैं, बट ऐसे एग्जांपल काफी सारे हो सकते हैं, बस आपको बेस पकड़ना है कि बेस क्या है समझने का। देखिए हमने एज पर न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारा फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो A की वैल्यू कितनी होती है, V माइनस यू डिवाइड बाई टी, राइट। डिवाइड में T आ गया। पहला एग्जांपल है कैचिंग क्रिकेट बॉल। अब आपने देखा होगा जब प्लेयर्स क्रिकेट मैच होता है, बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं। अगर एकदम से पकड़ ले तो क्या होगा, चोट लगेगी, और पीछे पकड़े तो चोट नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आइए समझते हैं। देखिए जब हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं तो टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर फ्रंट से पकड़ा तो टाइम कितना लगा, पीछे लेके गए हाथ को, काफी पीछे लेके जा रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है। जब देखिए यहां पर आप मैथ में चलते हैं, यहां पर देखिए F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो यहां से हमारा देखा जाए, अगर आप कंसेप्ट को समझो तो हमारे पास यहां पर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम आ गया, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो F क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो फोर्स जो है हमारे हाथों पे जो बॉल फोर्स लगाएगी वो कम लगेगी। इट मींस हमारे हाथों पे जो चोट है, जो दर्द है, वो हमें कम महसूस होगा अगर हम अपने हाथों को कैचिंग के दौरान पीछे ले जाते हैं, क्योंकि पीछे ले जाने से क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है और फोर्स का इंपैक्ट कम हो रहा है, राइट। उसी प्रकार से कुशन बेड है, थर्मोकोल पैकिंग है, शॉकर्स है, और आजकल आपने देखा होगा जब आप एसी खरीदते हो या कोई बेड लेके आते हो तो एक पैकिंग होती है पॉलिथीन की जिसमें बबल्स होते हैं। ये ऐसा क्यों लिया जाता है, ये सभी कंसेप्ट हमारे इसी एप्लीकेशन पे फॉलो होते हैं। देखिए कुशन बेड लगाया जाता है कि कोई लॉन्ग जंप के लिए बड़ी तेजी से दूर से भागता आ रहा है और वो जंप लगा के जब छलांग लगाएगा तो उसको चोट लग सकती है फर्श के कांटेक्ट में आने से। लेकिन जब कुशन होगा, जैसे ही वो गिरेगा तो कुशन आराम आराम से दबेगा और हमारी जो बॉडी है वो फर्श पे लगने में इट विल टेक मोर टाइम। टाइम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, यानी हमें चोट कम लगेगी। उसी प्रकार से जब हम कप लेते हैं, कांच के गिलास लेते हैं मार्केट में से, तो थर्मोकोल की पैकिंग में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्मोकोल की जो पैकिंग है बेटा, उसमें जैसे कोई चोट लगी तो थर्मोकोल की पैकिंग दबने में टाइम लगेगा। जब वो दबेगी तो इट विल टेक मोर टाइम, और जब मोर टाइम लगेगा तो डेफिनेटली फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा और जो हमारे कांच के बर्तन हैं, कांच के गिलास हैं, कप हैं, ये सभी सेफ रहेंगे, ये टूटेंगे नहीं। उसी प्रकार से हमारे शॉकर होते हैं बाइक में, जो झटका होता है वो पहले शॉकर तक पहुंचता है। शॉकर आराम आराम से, स्प्रिंग जो हमारा दब के आराम आराम से खुलता है और हमारे रीढ़ की हड्डी में या हमारे शोल्डर्स में वो झटका नहीं लग पाता, वो इंजरी नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तो फोर्स कम लगेगा।
उसी प्रकार से सीट बेल्ट है हमारी कारों के अंदर, सीट बेल्ट हम बांध लेते हैं, जैसे ही आगे से फ्रंट से टक्कर लगती है तो हम आगे की तरफ जाते जरूर हैं पर जाने की स्पीड कम लग जाती है, मतलब टाइम शीशे तक जाने में हमारा टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि हर सीट बेल्ट हमें पीछे की तरफ रोकेगी, क्लियर। और हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा और हमें चोट कम लगेगी। इसी प्रकार से गाड़ी के अंदर बैलून भी आने लगे हैं आजकल, आपको पता है सेफ्टी बैलून्स होते हैं, उसमें भी वही सिस्टम है कि हमारा जो सर है वो स्टीयरिंग पे नहीं जाके टकराता है एकदम से, क्योंकि स्टीयरिंग में से एक बैलून खुलता है, केमिकल होता है उसके अंदर, फटता है वो एकदम से खुल जाता है, तो हमारा जो सर है वो स्टीयरिंग पे नहीं लगता, वो गुब्बारा जो होता है धीरे धीरे दबता है और टाइम बढ़ जाता है और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाता है। तो राइट, यहाँ तक आप बेटा इसको कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली यू कैन कैप्चर दैट notes and write down on your copies. If you face any kind of problem, do call personally. Thank you beta, thank you, very good night beta.